जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है, वो है बजट से रिलेटेड। तो मैं आपको बजट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं। दोस्तों आज 1 फरवरी को बजट पेश हुआ सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इन्होंने 6वीं बार बजट को पेश किया है, भारत की वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर है। तो मैं आपको पूरा बजट का A to Z सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। मैं आपको बजट की हिस्ट्री बताऊंगा, मैं आपको बजट का जो पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बजट से रिलेटेड जीके मैं आपको बताऊंगा। बजट में क्या क्या सार था, आज का समरी क्या थी, क्या क्या हाईलाइट था, उसे यहां पे कवर करेंगे। और दोस्तों यही नहीं, सबसे आखिरी में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करने वाले, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी मैंने यहां पर कवर किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लास्ट में पूरा टेस्ट भी दे सकें। यह क्लास आपकी पूरी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है इसका फायदा उठा सकते हैं। पीडीएफ की टेंशन ना लें, पहले पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2024 जो पेश किया गया है, ये अंतरिम बजट है। मैं आपको बताऊंगा अंतरिम बजट क्या होता है। तो देखिए यहां पर आप निर्मला सीतारमण आप यहां पर देख रहे हैं, ये भारत की वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इन्होंने 1 फरवरी 2024 को अपना 6th बजट पेश किया है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कौन से नंबर का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। तो 6वां बजट यानी 6 नंबर का बजट इन्होंने पेश किया है। देखिए जो बजट पेश किया है ये पेपरलेस बजट है। कैसा बजट है? पेपरलेस, यानी ये अपने साथ एक टैबलेट लेकर के आती हैं और टैबलेट में पूरे बजट को पढ़ती है, उसे हम कहते हैं पेपरलेस बजट। तो यहां पर इसकी भी हम हिस्ट्री को समझेंगे, जानेंगे कब से पेपरलेस बजट स्टार्ट हुआ। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए बहुत ध्यान से, बहुत मजे से। तो देखिए यहां पर जो 2024 का भी जो बजट है इसे मैं अंतरिम बजट बोल रहा हूं, और ये अंतरिम बजट बोला गया है। इंग्लिश में से बोला जाता है इंटीरियम बजट। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये इंटीरियम बजट या अंतरिम बजट क्या है, अंतरिम बजट क्यों पेश किया गया? तो साथियों अप्रैल और मई महीने में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। तो जब इलेक्शन पूरा हो जाएगा, जब नई सरकार बनेगी, तब पूरा बजट पेश किया जाएगा, तब पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। तो अभी कुछ महीनों के लिए जो बजट पेश किया जा रहा है उसे हम अंतरिम बजट कह रहे हैं, या आप इंग्लिश में बोले इंटीरियम बजट कह रहे हैं। तो आप समझ गए क्यों कहा गया अंतरिम बजट। तो दोस्तों अब सबसे पहला सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, सर बार बार आप बजट बजट यूज कर रहे हैं, पहले आप बजट समझाइए, तो बजट होता क्या है उसे तो समझाइए। तो देखिए बजट जो है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बजट आपके घर में भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आपने मम्मी को सुना होगा बोलते कि मेरा बजट गड़बड़ा गया, और कई बार ऐसा होता है मम्मी पापा बैठ करके बोलते हैं घर का बजट बना लेते हैं। कई बार आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तब भी बजट बनाते किसी ट्रिप के लिए। तो बजट कई बार आपने भी यूज किया होगा शब्द, क्योंकि मैंने तो यूज किया है। तो इसी प्रकार से देश का भी बजट होता है। यानी जब आप घर की बात करते हैं तो आपकी मम्मी पापा क्या बोलते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। उसी प्रकार से जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारे देश का भी एक बजट होता है, वो ये डिसाइड करती कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इसमें पूरा लेखा जोखा होता है, पूरी विस्तृत व्याख्या होती है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। समझ गए आप? तो देश के बजट में कई स्रोतों से, कई सोर्सेस से पैसा आता भी है और कई सोर्सेस में पैसा जाता भी है। तो पूरी इसमें योजना होती है, इसे हम कहते हैं बजट बोलते हैं। अच्छा इसमें क्या होता है, एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें टैक्स के जो रेट होते हैं ये बदलते रहते हैं। टैक्स रेट, टैक्स स्लैब चेंज होता रहता है। पर अभी इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ इसमें टैक्स रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। इसके बारे में हम आने वाले अभी इसी सेशन में चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों बजट जो है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या बजट संविधान में कहीं लिखा हुआ है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल नंबर 112 है जहां पर बोला गया है कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। यानी एक वर्ष के लिए जो केंद्रीय बजट है, जो यूनियन बजट है, उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। समझ गए आप?
तो बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 112 में बताया गया कि एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा जिसमें लेखा जोखा होगा, कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ये बात इसमें 112 में बताई गई है। लेकिन बजट कहीं भी शब्द हमारे संविधान में नहीं दिया गया। जो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द से हुई है, बुल्गा से हुई है। अब बुल्गा का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों बुल्गा का मतलब होता है चमड़े का थैला, और जो बुल्गा है वो फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति से हुआ है। इसके बाद अंग्रेजी का जो शब्द है बोगेट, तो बोगेट से आया है बजट। तो इस प्रकार से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। ज्यादा आप इसके साइंटिफिक में ना जाएं, तो मैंने बस आपको छोटी सी हिस्ट्री बता दी है कि जो बजट है वो फ्रेंच भाषा के बुल्गा से हुआ है, फिर जो बुल्गा है वो फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति से हुआ। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट से, बोगेट पहले बोला जाता था, बोगेट से बजट आया है। तो मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। अब दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जेम्स विल्सन। अब जेम्स विल्सन कौन है? तो ब्रिटिश सरकार के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 1860 में 7 अप्रैल 1860 में देश का पहला बजट पेश किया। तो आप ये बात याद रखिएगा कि आजाद, ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय कौन सा व्यक्ति था जो सबसे पहले बजट पेश किया। तो 1860 से बजट पेश करने की जो परंपरा है वो स्टार्ट हुई है। फिर दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको ये भी बता देता हूं, 1924 से 1999 तक क्या हुआ, 1999 तक क्या हुआ। पहले बजट जो पेश होता था वो फरवरी के लास्ट डे में होता था। फरवरी का जो अंतिम कार्यकारी दिन होता था और उसकी टाइमिंग होती थी 5 PM, शाम 5 बजे ये बजट पेश होता था। लेकिन दोस्तों ये चेंज हुआ 1924 से लेकर 1999 तक। ये प्रथा जो थी बेसिल ब्लैकेट ने शुरू की थी, और शाम को 5 बजे फरवरी के अंतिम कार्यकारी के दिन ये शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। 2000 में चेंज आया। आप मेरे पीछे यशवंत सिन्हा देख रहे हैं, तो यशवंत सिन्हा ने बजट को पेश किया सुबह 11 बजे, और यह काम हुआ 2000 में, सन 2000 में। और तब से लेके आज तक, आज भी जो बजट पेश हुआ सुबह 11 बजे पेश हुआ है, तब से लेके आज तक बजट को सुबह 11 बजे पेश किया जाना शुरू कर दिया गया, जो पहले शाम को 5 बजे होता था। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब भारत आजाद हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो पहला व्यक्ति, पहला वित्त मंत्री कौन था जिसने भारत का बजट पेश किया? तो दोस्तों भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को यहां पर आर.के. षणमुखम चेट्टी ने देश का पहला बजट पेश किया, एंड ही वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द बजट। क्लियर है? और उसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 1948 तक, 31 मार्च तक, तो ये 7.5 महीनों के लिए बजट पेश किया गया था। पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट था। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। तो दोस्तों यहां पे अंतरिम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया था? क्योंकि कुछ समय के लिए बजट पेश किया गया था, केवल 1948 से लेकर 1949 तक अंतरिम शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया। और आज का भी जो बजट था वो अंतरिम बजट था। मैंने आपको समझाया, जो कुछ समय के लिए पेश किया गया है। तो लघु अवधि के लिए जो भी बजट पेश किया जाता है उसे इंटीरियम बजट कहा जाता है, उसे अंतरिम शब्द या फिर अंतरिम बजट कहा जाता है। और ये आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों जब भारत गणतंत्र हुआ, अब आपसे भी पूछा जा सकता है हम रिपब्लिक कब हुए? तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए, हम रिपब्लिक स्टेट बने। उसके बाद हमारा जो बजट था, पहले गणतंत्र भारत का जो बजट पेश किया था जॉन मथाई ने पेश किया था, और 28 फरवरी 1950, ठीक यहां पर आप कह सकते हैं 1 महीने बाद, जब 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक स्टेट हुए, ठीक 1 महीने के बाद जॉन मथाई ने इसे पेश किया था। और इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया, प्लानिंग कमीशन। अब दोस्तों प्लानिंग कमीशन तो रहा नहीं, प्लानिंग कमीशन को 2015 में चेंज कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन अब हो गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन से नीति में रिप्लेस कर दिया है। आशा करता हूं कि आप सभी पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, क्लास के पूरा डिटेल्स को समझ रहे होंगे। आपको मैं हर एक पॉइंट समझा रहा हूं। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ई बुक सेक्शन में जाना है,
और आप यहां पे देखेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ। तो इस टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। और राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इसका क्विज भी यहीं पर होने वाला बजट का, जो 2 दिन बाद हो जाएगा। आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आपका मैं टेस्ट भी करा लूंगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे हम चीजों को समझते हैं। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो तो आपको समझ में आया, लेकिन अब यहां पर हम बात करेंगे सीडी देशमुख की। तो सीडी देशमुख थे वित्त मंत्री। इन्होंने रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया था 1951 से 52 के बीच में। दोस्तों, जो बजट था वो हिंदी में कब से तैयार किया गया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1955 से 56 के बीच में हिंदी में जो बजट था उसे तैयार किया जाना स्टार्ट किया गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत का बजट पेश किया। तो दोस्तों, भारत के पहले जो प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत का बजट पेश किया है वो है जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी 1958-1959 का जो बजट था इन्होंने पेश किया, और ये वित्त मंत्रालय भी इनके पास था। तो वित्त मंत्रालय था तो इसलिए वित्त मंत्री का भी रोल इन्होंने निभाया, और देश के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने बजट को पेश किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब दोस्तों, यहां पर मैं इंदिरा गांधी की तरफ भी आपको लेके चलूंगा। तो इंदिरा गांधी जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट को पेश किया, तो ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वित्त मंत्री का पद संभालने वाली देश की इकलौती महिला रही हैं, और इन्होंने बजट को पेश किया। ये इंदिरा गांधी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी की, जो लगातार 6 बजट को पेश कर चुकी हैं। 6 बार इन्होंने बजट को पेश किया है। महिला वित्त मंत्री हैं और भारत की पहली पूर्ण वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। मैं इनको पूर्ण वित्त मंत्री क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पहले कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था महिला जिन्होंने बजट को पेश किया। क्योंकि इंदिरा गांधी की जब मैं बात करता हूं, वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनको हम पूर्ण वित्त मंत्री नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय का प्रभार भी संभाला हुआ था। इस वजह से मैं पूर्ण वित्त मंत्री की जब भी बात करूं या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निर्मला सीतारमण जी के बारे में बताएंगे। क्लियर है? ओके, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, बजट में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव आते रहे। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि जो बजट होता था वो फरवरी के जो आखिरी कार्यकारी दिन होता था उसमें पेश किया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब 2016 में एक बदलाव आया, और 2016 में यह बदलाव हुआ कि आखिरी दिन बजट पेश होना बंद कर दिया गया, और यह निर्णय लिया गया 2017 में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कब से 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है, तो वो ईयर है 2017। तब से लेकर आज तक हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है। अब दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, जो बजट में बदलाव किया गया। पहले होता क्या था कि जो रेल का बजट होता था और जो हमारा नॉर्मल बजट होता था, दोनों अलग अलग पेश होते थे। लेकिन दोस्तों, 2017 में हमने बदलाव किया और रेल बजट को आम बजट के साथ क्लब किया, और यहां पर 16 तक जो था रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे। लेकिन दोस्तों, वी हैव मर्ज्ड इन 2017 द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट, और वो जो नॉर्मल बजट आप कहते हैं। कुछ और बदलाव हुए, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये ब्रीफकेस आप देख रहे हैं, आप यहां पे ब्रीफकेस देख रहे हैं। तो पहले ये परंपरा थी कि जो बजट आया करता था वो उसमें डॉक्यूमेंट्स होते थे। तो आमतौर पर आप अपने डॉक्यूमेंट किस में लेके जाते हैं? ब्रीफकेस में लेके जाते हैं। तो 2018 तक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो बजट को अपने ब्रीफकेस में लेकर के जाते थे। लेकिन 2019 में भी यहां पर फाइल में बजट को लेके गया, और ये इस प्रकार से पहली बार चेंज हुआ। 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइल में बजट दस्तावेज लेकर के आई थी, और इस फाइल पर आपको राष्ट्रीय प्रतीक देखने को मिला 2019 में। और 2019 में एक और बदलाव हुआ अगले वर्ष, यानी 2020 में पहली बार पेपरलेस बजट यानी टैबलेट की मदद से बजट यहां पर भाषण पढ़ा जाना शुरू किया गया। आप यहां पर देख पा रहे 2020 की तस्वीर है, जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे टैबलेट सामने है, पहले ब्रीफकेस का इस्तेमाल, फिर फाइल का इस्तेमाल, और देखिए कितना बदल गया भारत।
तो वक्त के चलते, डिजिटाइजेशन के चलते यहां पर वित्त मंत्रियों ने भी अपना रोल बदला और ब्रीफ केस की जगह पर टैबलेट का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके मन में बन सकता है कि सबसे लंबा भाषण किसका है। तो देखिए 2020 में जो पेपरलेस बजट था, तो मैं कह सकता हूं कि शायद पेपरलेस बजट पढ़ने में निर्मला सीतारमण जी को अच्छा लगा हो और शायद उस बार का बजट कुछ ज्यादा फ्रूटफुल रहा हो। तो 2020 का जो बजट था वो सबसे लंबा बजट था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 घंटे 40 मिनट तक इन्होंने बजट का भाषण दिया था, 2 घंटे 40 मिनट, और 800 शब्द का एक अंतरिम बजट पेश किया गया था 1977 में एचएम पटेल के द्वारा। तो ये सबसे छोटा अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि आखिर बजट को तैयार कौन करता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कैसे बजट तैयार होता है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो बजट ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री अकेले बजट बना लेते हैं, बहुत इसमें सालों की मेहनत होती है और इसमें हजारों ऑफिसर्स लगातार लगे रहते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं जो मिल करके बजट को तैयार करते हैं। इसमें जो मेन मंत्रालय होता है वो है वित्त मंत्रालय, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो आपको पता है। दूसरा नीति आयोग, और सरकार के बहुत सारे मंत्रालय इसमें शामिल होते हैं जो मिल करके बजट को तैयार करते हैं। देखिए वित्त मंत्रालय जो होता है ये गाइडलाइन जारी करता है, अलग अलग मंत्रालय से पूछता है कि आपको कितना कितना पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में हैं और आपके जो पिताजी हैं उनके 3 बेटे हैं, अब उन 3 बेटों का कुछ ना कुछ तो खर्च होगा, तो पिताजी पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, आप अपने बताओ, तो पापा जो होंगे उसी हिसाब से बजट को तैयार करेंगे। उसी प्रकार से जो सरकार होती है हर मंत्रालय से पूछती है कि आपको कितना कितना अमाउंट चाहिए, आप कहां कहां खर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपका क्या होता है, बजट डिसाइड होता है और आपको बजट एलोकेट होता है, पैसा एलोकेट होता है। इसके बाद वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की जो बजट डिवीजन होती है, यहां पे एक अलग मंत्रालय होता है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये बजट डिवीजन होता है, उसको यहां पर तैयार किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा, कौन सा वित्त मंत्री जिसने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है। तो आप ये बात याद रखिएगा, यहां पर आप मोरारजी देसाई को देख रहे हैं। तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट को पेश किया है, 10 बार। इसके बाद नाम आता है पी चिदंबरम का, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया। इसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, इन्होंने 8 बार बजट को पेश किया है। और फिर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने 8 बार बजट को पेश किया है। मनमोहन सिंह ने भी 6 बार बजट को पेश किया है। उसके बाद नंबर आ रहा है निर्मला सीतारमण जी का, लेकिन पहली महिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है, निर्मला सीतारमण जी ने। अब दोस्तों ये पूरी हिस्ट्री मैंने आपको 15 मिनट में समझा दी, सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया, बजट कब से स्टार्ट हुआ, पूरा एक एक चीज हमने कनेक्ट किया, सब कुछ आपका कवर हो गया है। लेकिन दोस्तों अब बारी है जो आज बजट पेश हुआ उसके हाइलाइट्स की, उस समरी की, जो आप जानना चाहते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। तो आइए जानते हैं डिटेल से आज के बजट के बारे में। देखिए सबसे पहले आज के बजट में मैं आपको इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बताऊंगा। देखिए इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है, आपको पता है कि बजट के साथ साथ सरकार हर साल ये तय करती है कि अपनी आमदनी के लिए वो टैक्स लगाती है नागरिकों पर, टैक्स स्लैब कराती है, टैक्स स्लैब कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है, बहुत कुछ टैक्स लगता है। लेकिन दोस्तों अभी अंतरिम बजट पेश हुआ और इस बार आम आदमी को कोई भी राहत नहीं दी गई है, कोई भी टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। 2 प्रकार के टैक्स स्लैब जो पहले से चल रहे हैं वही है। तो 2 प्रकार के टैक्स रिजाइम है, एक पुरानी टैक्स रिजाइम है, एक नई टैक्स रिजाइम है। तो ये पुरानी टैक्स रिजीम देख रहे हैं और ये नई टैक्स रिजीम देख रहे हैं। 2020 में आपको ऑप्शन दिया गया, 2020 से जो ITR भर रहे होंगे उनके लिए 2 ऑप्शन है। 2.5 लाख रुपए तक आपको 0% टैक्स देना है, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, 10 लाख से अधिक 30% आपको टैक्स देना होता है। ये पुरानी टैक्स रिजीम है। और नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक आपको 0%, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10, 9 से 12 लाख 15, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख से अधिक 30%। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए पुरानी टैक्स रिजीम में ये अंतर है कि जो टैक्स रिडक्शन होता है, जो आपका टैक्स कटता है, उसका फायदा आपको बाद में दे दिया जाता है, आपको रिबेट होता है पैसा। ये पुरानी टैक्स रिजीम का फायदा है। लेकिन नई टैक्स रिजीम में जो अपना पैसा कटवाते हैं, जो नई टैक्स रिजीम से अपना इनकम टैक्स भरते हैं, उनको टैक्स रिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है, ये फायदा है। तो ये आप समझ गए होंगे।
अब दोस्तों इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि जो डीबीटी है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों डीबीटी के माध्यम से आपने देखा होगा, जब आप एलपीजी कनेक्शन बुक करते हैं, आप सिलेंडर लेते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट का जो पैसा है वो आपके पास वापस आ जाता है। पहले ये ऑनलाइन नहीं था, पहले ऑफलाइन था, या फिर मतलब आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा सरकार को राहत नहीं मिलती थी। लेकिन अब क्या हो गया, इतना ट्रांसपेरेंट हो गया ये सब, और डीबीटी भी बंद हो गई कई जगहों पर। कई जगह पे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो जो गलत लोग थे उनके पास डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है। अब केवल सही लोगों के पास सही पैसा पहुंच रहा है। इससे सरकार के पास 2.7 लाख करोड़ रुपए बच गए। इसके अलावा 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाया गया। ये बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है। देखिए, गरीबी का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप खाली पेट सो रहे हैं तो आप गरीब हैं। गरीबी का मतलब ये भी होता है कि आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, आपके पास रहने के लिए छत नहीं है, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो इसे बहुआयामी गरीबी कहते हैं। तो ऐसे 25 करोड़ लोग हैं जो इससे बाहर आए। ये बात बताई गई है आज के टैक्स समरी में। तीसरी बात है, पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण सहायता दी जाएगी। तो ये वेंडर्स के लिए स्कीम स्टार्ट की गई है, जिसमें 78 लाख जो है लोगों को ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इसके अलावा दोस्तों, जो गरीब कल्याण है, देश का कल्याण, यहां पर देख रहे हैं गरीबों के परसेंटेज में बहुत कमी आई है और ये 11.3% हो गया है। 2022-23 के आंकड़े में बताया गया है कि जो गरीबी है लगातार कम हो रही है और 11.3% पहुंच गई है गरीबी। दोस्तों, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया इस बजट में, आइए इसे भी जानते हैं। तो दोस्तों, यहां पर बताया गया कि कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई स्किल इंडिया मिशन के तहत। और आने वाले समय में पीएम मुद्रा योजना जो युवाओं को ऋण देती है, इस योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं, ये बात बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों, पीएम श्री आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। पीएम श्री क्या है दोस्तों, इसमें स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, हाईली टेक्नोलॉजी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसे लैस किया जाएगा। यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स डाले जाएंगे, बच्चों की शिक्षा को साइंटिफिक टेम्परामेंट में बदला जाएगा। तो यहाँ पर 14,500 स्कूलों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो इसमें बजट में बढ़ोतरी हुई है। पहले यहां पर 2023-24 में 4,000 करोड़ थी, 6,050 करोड़, लगभग 2,050 करोड़ का इजाफा किया गया है पीएम श्री आवंटन में। अब दोस्तों अगली बात करते हैं युवाओं में। आप देखें, युवाओं के लिए आईआईटी यहां पर बताया गया 2023 में 23 आईआईटी स्थापित हो चुके हैं। 2014 में 16 थे, तो लगभग यहां पर जो 7 आईआईटी है ऐड किए गए। यहां पर एम्स की बात करें तो यहां पर एम्स में भी बढ़ोतरी हुई है। 2014 में 7 थे और 2022 में 22 हो गए हैं। 2014 में विश्वविद्यालय की संख्या 723 थी और 2023 में 1113 हो गई है। देखिए, गेहूं और चावल की खरीद में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बजट में जो बात बताई गई है वो यहां पर देखें, 38 लाख मीट्रिक टन चावल का यहां पर खरीदारी की गई है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ गेहूं में भी आप देखें बढ़ोतरी देखने को मिली, 262 लाख मीट्रिक टन यहां पर गेहूं की खरीदारी की गई है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं, 2024 का गणतंत्र दिवस था, वो महिलाओं पे पूरी तरीके से बेस्ड था। तो जो भारत सरकार है वो लगातार महिलाओं के पार्टिसिपेशन पर कार्य कर रही है कि लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़े। तो यहां पर देखें, 2017-18 में भागीदारी 23.3 थी, अब 2022-23 में 37% भागीदारी हो गई है। काफी मात्रा में महिलाएं आगे बढ़ करके अलग अलग सेक्टर्स में कार्य कर रही हैं और अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। देखिए, नेशनल हाईवेज में भी बहुत ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल 15 में ये था 97,991, लेकिन फाइनेंशियल 22 में 1,44,634 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज बनाई गई हैं। इलेक्ट्रिफाइड रूट्स बनाए गए हैं, यानी रेलवे का यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम इलेक्ट्रिक पूरी कर देंगे ट्रेनों को। तो इसमें 50,394 किलोमीटर के जो रूट्स हैं वो रेलवे के इलेक्ट्रिफाइड हो गए। दोस्तों, एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ गई है, 149 एयरपोर्ट्स हो गए फाइनेंशियल ईयर 22 में, और नेशनल और डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब कुछ मिला करके।
जो 74th है, जिससे उड़ान योजना में यहां पर मदद मिले। दोस्तों यहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना में टारगेट को बढ़ा दिया गया है। देखिए 3 करोड़ आवास का टारगेट है, उसे लक्ष्य को प्राप्त करना है और अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर में 2 करोड़ आवास का और भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित किया जाएगा, वापस से मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। दोस्तों ये आवास योजना आप लोगों के लिए वापस आने वाली है, इसमें बताया जा रहा है। जो बेरोजगारी का दर है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, वो कम हुआ है। बताए गए 2022-23 में 3.2%, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, पर चूंकि बजट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 3.2% यहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी की दर कम करना है, तो 3.2% बताई गई बेरोजगारी दर 2022-23 के आंकड़े में। दोस्तों बजट में पर्यटन क्षेत्र में भी फोकस किया गया है। यहां पर भारत को टूरिज्म का एक हब बनाना की कोशिश की जा रही है। अभी आपको पता है भारत का मालदीव के साथ बहुत ज्यादा पंगा हो गया था, आपको पता है। उसके बाद जो मोदी जी थे वो लक्षद्वीप पहुंचे, वहां पे उन्होंने फोटो डाली और फिर कहा कि लक्षद्वीप को कनेक्ट किया जाए और लक्षद्वीप को ये टूरिस्ट हब बनाया जाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए और इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ये बात कही जा रही है इस आज के जो आपका बजट है। दोस्तों इसके अलावा नैनो डीएपी का प्रयोग, मैंने आपको बताया था नैनो डीएपी जो 500 ml का छोटा सा बोतल आता है, अब आपका फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसको अमेरिका में भी सप्लाई किया जा रहा है। तो दोस्तों ये ना तो मिट्टी की उर्वरता को खत्म करता है और ये क्या करता है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसकी उर्वरक क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये यहाँ पर बताया गया कि नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा सभी जगहों पर। इसके अलावा 5 एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। नीली क्रांति को बढ़ाया जाएगा, यानी मत्स्य उत्पादन बढ़ाया जाएगा, फिश प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। डेयरी का विकास किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ताकि किसानों की आय बढ़े। देखिए कर आधान की बात करें, जो टैक्स है पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ गया है, ये बात बताई गई है, इनकी उपलब्धि है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बात कर लेते हैं, तो जो बालिकाएं हैं जो 9 से 14 वर्ष की हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। दोस्तों उन्हें बच्चादानी का कैंसर होता है, यहां पर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इसे ग्रीवा कैंसर भी कहते हैं। तो दोस्तों सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए इनका टीकाकरण किया जाएगा, ये फोकस किया गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत यूविन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा ताकि बच्चों को हर रोगों से वो प्रभावित ना हो, हर रोग से उनको बचाने के लिए टीकाकरण किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष को और बढ़ाया जाएगा। दोस्तों यहां पे हम बात करें कि डिफेंस में कितनी स्पेंडिंग हो रही है, तो डिफेंस में, रक्षा में खासकर अभी जो बजट में आपको बता दूं जो पेश हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है वो रक्षा क्षेत्र पर खर्च हो रहा है। तो हो सकता है, देखिए आपको पता है चाइना पूरी तैयारी कर रहा है, भारत को घेरने की। तो भारत किसी भी तौर पर अपने पड़ोसी देश से घिरना नहीं चाहता, इसलिए डिफेंस सेक्टर पर लगातार स्पेंड कर रहा है। तो 11.1% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, जो जीडीपी का 3.4% है। दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जो अगर हम बात करें तो 2014-23 के में देखें तो 596 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, यानी विदेशों से इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है। तिलहन के अनुसंधान में बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों, और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई गई हैं, ये बात आप याद रखिएगा। यानी उनको एंटरप्रेन्योर्स, जो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनको यहाँ पर महिलाओं की मदद की जा रही है और वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर रही हैं। तो 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं, ये बात बताई है इस बजट में। यानी महिलाओं पर विशेष रूप से जो फोकस किया गया है, उनके टारगेट भी अचीव हो रहे हैं। अब दोस्तों 1 करोड़ से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाया जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बजट में जो विशेष बात थी कि भारत सरकार को कहां से कितना पैसा आ रहा है, सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है वो किस सेक्टर से आ रहा है, किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है। और ये पैसा आ रहा है, देखें आप, 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से और सबसे ज्यादा उधार और अन्य देयताएं से। यानी सरकार भी क्या करती है, उधार देती है, तो 28% सरकार को वहां से पैसा आ रहा है और कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% आ रहा है
और यहां पर देखें आप 18% जीएसटी से आ रहा है, 18% जीएसटी से आ रहा है। जो हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं केवल 19% वहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको विशेष मुख्य रूप से बताए हैं, सभी बताने की जरूरत नहीं, जो मेन सोर्स आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा सरकार का पैसा कहां पे खर्च हो रहा है उस पे फोकस करते हैं, कहां पे सरकार का पैसा सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो सरकार का सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च हो रहा है, देखिए ब्याज भुगतान पर सरकार क्या करती है, आपको पता है कि टैक्स जो है रुपया कहां जाता है सबसे ज्यादा, तो ब्याज पे जाता है। तो सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ से लेती है, वर्ल्ड बैंक से लेती है, बहुत सारे आसियान डेवलपमेंट बैंक है वहां से लेती है, आसियान से लेती है। तो वहां पर हमें 20% ब्याज भुगतान करना पड़ता है, सबसे ज्यादा पैसा हमारा वहां पे जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं पे 16%, सब्सिडी पे 6%, ये पूरी पीडीएफ है, पढ़ लीजिएगा। पेंशन पे हम 4% पैसा खर्च करते हैं, तो ये वित्त आयोग और अन्य अंतकरण में 8%। तो ये जो है डेटा बता रहा है कि हमारा सरकार का पैसा कहां पे जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा पैसा जो दिया गया है रक्षा मंत्रालय को दिया गया 6.2 लाख करोड़, जो मैंने आपको बताया, ये पूछा जा सकता है। सड़क परिवहन पे जो पैसा दिया गया है 2.78 लाख करोड़ रुपए में। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं लाख करोड़ में। तीसरा रेल मंत्रालय पे सबसे ज्यादा खर्च किया गया 2.55 लाख करोड़ रुपए में। उपभोक्ता मामले और खाद्य को 2.13 लाख करोड़ रुपए में पैसा खर्च किया गया है, यानी दिया गया है, इनको बजट दिया गया है। गृह मंत्रालय को 2.3 लाख करोड़ रुपए यहां पे बजट दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा है जहां पर बजट जो है सैंक्शन किए गए इस बार अंतरिम बजट में, कहां पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूं कि आपने पूरा इतिहास समझा, आज के बजट का सार समझा, सब कुछ आपके दिमाग में छप गया होगा। अब दोस्तों बारी है, मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपका एमसीक्यू कराऊंगा, आपका टेस्ट भी लूंगा और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपसे पूछूंगा। तो आइए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। 20 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं आप कितने सही करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस में मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन किया गया है। देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने कब पेश किया था, तो सबसे पहला बजट पेश किया था 1860 में, जब ब्रिटिश का शासन था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है, तो इन्होंने जो बजट पेश किया है 6वां बजट है। कौन सा बजट है, 6वां बजट है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था, आर.के. षणमुखम चेट्टी ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किस वर्ष दिया था, तो मैंने आपको बताया है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो 2020 में सबसे लंबा 2 घंटे 40 मिनट का इनका भाषण था। 2024 में रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो यहां पर 11.1% की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को बजट दिया गया है, यहां पर बजट का एलोकेशन दिया गया है, खर्च दिया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है, तो गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। किसने, जॉन मथाई ने। हर साल बजट किस तारीख को पेश किया जाता है, तो हर साल जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कब, 1 फरवरी को पेश किया जाता है। किस वर्ष से वित्त मंत्री ने टैबलेट से बजट भाषण पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि बजट में लगातार बदलाव आए हैं और ये कब हुआ था, 2020 पे। तो जो बजट है टैबलेट के माध्यम से पढ़ा गया। 2023 में कितने आईआईटी की स्थापना हो चुकी है, यानी अब तक कितने आईआईटी की स्थापना हो चुकी है अकॉर्डिंग टू बजट, तो अब तक 23 आईआईटी की स्थापना हो चुकी है। नेक्स्ट है 2022 तक कितने एम्स की स्थापना हो चुकी है, तो टोटल यहां पर एम्स की संख्या पूछी जा रही है, तो 22 यहां पर एम्स की स्थापना की जा चुकी है। 2022 तक कितने एयरपोर्ट की स्थापना हो चुकी है, तो 149 एयरपोर्ट्स की स्थापना हो चुकी है। 2024 के बजट में रेल मंत्रालय को कितना बजट प्रदान किया गया, तो देखिए पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जो बजट दिया गया, जो सबसे ज्यादा पैसे प्रदान किए गए हैं वो किसको है, वो कौन सा, रक्षा है। दूसरा है सड़क, और रेल मंत्रालय को यहां पर 2.55 लाख करोड़ तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बजट मिला है। बजट 2024 के अनुसार श्रम बाल में महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में कितनी बढ़ गई, कितनी हो गई है, तो दोस्तों मैंने बताया कि बहुत ज्यादा मात्रा में पार्टिसिपेशन बढ़ा महिलाओं को 37%।
बजट 2024 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर खर्च होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, तो ये खर्च होता 8%। कितना परसेंट? 8% खर्च होता है केंद्र द्वारा जितनी भी प्रायोजित योजनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है 9 से 14 साल की बालिकाओं के किसके टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? तो दोस्तों यहां पे सर्विकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट 2024 के अनुसार बेरोजगारी 2022-23 में कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? बेरोजगारी 3.2% रह गई है, ऐसा बजट बताता है, मैं नहीं बताता। ठीक है, बजट 2024 के अनुसार हर साल पीएम किसान योजना कितने किसानों को फायदा होता है? तो दोस्तों यहां पर 8 करोड़ लोगों को फायदा मिलता है, बजट में बताया गया है। बजट 2024 के अनुसार अगले 5 साल में कितने करोड़ घर बनाए जाएंगे? तो अभी टारगेट है और भी घर बनाने का आवास योजना के तहत, और 2 करोड़ और घर यहां पे बनाए जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कवर कर लिया, पूरा क्लास कवर कर लिया। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। हर साल बजट किस तारीख को पेश किया जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है ये व्यक्ति कौन है, इनके बारे में आपको डिटेल से 3 से 4 लाइनें लिखनी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयरली ई बुक लॉन्च हो गई है, यानी पूरे 1 साल की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, हिंदी माध्यम में भी, इंग्लिश माध्यम में भी। मंथली करंट अफेयर्स भी लॉन्च हो गया है, हर महीने का मंथली करंट अफेयर्स हम आपको देते हैं, और यहां पे जनवरी महीने का भी लॉन्च हो गया है। आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्लास की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वो स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और ई बुक सेक्शन में जाना है और फिर टॉपिक वाइज पे जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो ईयरली पीडीएफ है यहां पर मिलेगा, मंथली पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड पीडीएफ। डेली रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह मैं आपको मिल जाऊंगा। आप मुझे वहां पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है rajaGupta_official। और दोस्तों और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो टॉपिक, कमेंट करके लिखिएगा। तो मिलते हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।